हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 28th एंड 29th नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली बेसिस पे एक मोटिवेशनल कोट डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में एनर्जी प्रदान करने का, एनर्जी बूस्ट करने का एक प्रकार से जरिया या माध्यम कह सकते हो, जो हमारे चैलेंजेस हमारे रास्ते में आते हैं उसको फेस करने की ताकत हमें ये सब कोट्स प्रदान करती है। बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली वो अंदर से एनर्जी आपकी जागृत हो जो आपको खुद से ही आगे बढ़ने का ताकत दे एंड अल्टीमेटली आप अपने टारगेट को अचीव करने में जो भी बाधाएं अगर आती हैं, चाहे वो मानसिक लेवल पर हो, ज्यादातर तो मानसिक लेवल पर ही होती है, उस मानसिक लेवल की बाधाओं को आप पार करके अपने मकसद को हासिल करो एंड अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने नेशन का नाम रोशन करो। सो फ्रेंड्स, आज के इस कोट में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारे लाइफ से लिंक्ड है। हम लोग अभी गेम खेल रहे हैं यूपीएससी का, आपको ही पता है, जिसमें आपका कभी यूपीएससी प्ले कर जाती है, कभी हम लोग प्ले कर जाते हैं। अब इस गेम में विनर कौन होगा? कंसिस्टेंसी जो रखेगा वो विनर होगा एंड जो पेशेंस रखेगा वो विनर होगा एंड जो हड़बड़ाएगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। इसलिए कोई भी गेम हो, कोई भी कार्य जब आप करते हो तो उसमें कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस तो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि विदाउट पेशेंस आप समझ सकते हो कि किसी भी इश्यू को आप क्लियरली तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आपका मन अशांत रहता है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आती है, लेकिन वही मन जब शांत रहता है तो आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है, वेरियस सॉल्यूशन दिखने लगते हैं। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, जो बार बार हमें रोकने का कार्य करती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अंदर से अपने आप को सुधार सके, सो दैट अगर कोई भी वीकनेस माइंड के लेवल पर आए तो उस वीकनेस को डिस्ट्रक्ट किया जाए। एंड जैसा कि आपको पता है, यहां पर कोट आप देख लो, विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। यही मैंने बोला आपको कि विनर का क्या मतलब है। विनर मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो हर स्थिति को संभालने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार है एंड अल्टीमेटली चाहे कोई भी चुनौतियां आए वो अपने टारगेट का पीछा करता ही रहता है, टारगेट का पीछा करता ही रहता है एंड अल्टीमेटली उससे सफलता मिलती है। तो आप भी एक विनर के ही कैटेगरी में हो। आपको भी बहुत सारी परेशानियां आई होंगी अपनी जर्नी में, लेकिन आपने क्विट नहीं किया, आप आगे बढ़ते चले गए और अब आप देख लो अपने मुकाम पर हो जहां पर आप खड़ा होकर कह सकते हो कि हाँ, हमने चैलेंजेस को पीछे छोड़कर अपने पोटेंशियल को आगे बाहर कर जो रास्ते हमने चुने हैं उस रास्ते पर अब आनंद की अनुभूति होती है। सो विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। क्विट नहीं करना है, बिकॉज गेम है, मान के चलो गेम है, इसमें हार जीत होगी, लेकिन जब तक आपके पास समय है आप आगे बढ़ सकते हो, जब तक आपके पास पोटेंशियल है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लाख आपका नेबर या कोई व्यक्ति आपको वीक करने का प्रयास करे, लेकिन आप जब तक खुद वीक नहीं होगे, किसी की औकात नहीं है कि आपको वो वीक कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फेल होना ये आम बात है। हर सक्सेसफुल पर्सन होने से पहले फेल झेले है, चाहे वो आपका थॉमस अल्वा एडिशन हो, न्यूटन देख लो, या फिर आप अभी के ही फेज में देख लो जो भी हमारे सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि जिन्होंने सोशल सर्विस सेक्टर में काम किया है, उन्होंने अपने लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस झेले हैं और वही चैलेंजेस उनको एनर्जी प्रदान करी हैं एंड अल्टीमेटली उस माध्यम से वो अपना
सक्सेसफुल का परचम पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लहरा रहे हैं एंड अल्टीमेटली पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। सो आपको भी अपने देश का नाम रोशन करना है, आपको भी अपने सोसाइटी, अपने नेबर का, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। यू हैव टू गो एंड गो एंड गो। ठीक है, अपने अंदर से वीक नहीं होनी है, अपने अंदर से हमेशा ताकत बना के रखनी है। बिकॉज आप खुद हो जो अपना भविष्य तय करोगे, आप खुद हो जो अपनी हंसी, अपना जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रख पाओगे, दूसरा कोई आपको मदद नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हो अपने अंदर वो एनर्जी लाने के लिए जहां पर आप अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले बन जाते हो, जहां कोई चैलेंजेज आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती? तो आप लाइक कर दो, आप एक बार मुस्कुरा दो एंड अल्टीमेटली चलो हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है आपका इंडिजेनाइजेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया जाए कि जो आपका लिथियम आयन बैटरी की डिमांड है पूरा वर्ल्ड ओवर में काफी ज्यादा है एंड भारत में तो है ही है। क्यों भारत में ज्यादा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, मोबाइल बैटरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है भारत में एंड उसको फिर मोबाइल एक्सेसिबिलिटी धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, एज वेल एज अदर टेक्नोलॉजी जो लिथियम आयन पर कार्य करते हैं, तो इन सब का डिमांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में रिजर्व्स की बहुत ही कम है, मिनिमम है। दैट्स वाई हमें लिथियम आयन बैटरी के लिए डिपेंड करना पड़ता है विभिन्न देशों के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि भारत में लिथियम आयन रिजर्व्स कहीं ना कहीं मौजूद है, तो उसका पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसको फिर एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपका इश्यू है वो है आपका इंडिजिनाइजेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस टेक्नोलॉजी से लिथियम आयन बैटरी बनती है वो टेक्नोलॉजी भारत में भी विकसित हो, सो दैट भारत भी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सके, दुनिया भर में अपने डिमांड को फुलफिल करवा सके। ठीक है, सो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो डायरेक्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में। यहां पर हम डिस्कस करते हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां पर आप देख लो, है ना, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। दैट्स वाई ये इश्यू आपका आर्टिकल में कवर किया गया है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इसने, ये संस्था है बेसिकली, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है प्राइवेट फर्म के साथ, सो दैट टेक्निकल ट्रांसफर एज वेल एज पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके टू सेटअप लिथियम आयन बैटरी फैब्रिकेशन लैब इन बैंगलोर। तो ये जो आपका लिथियम आयन बैटरी फैब्रिकेशन लैब है कहाँ सेटअप होगा? बैंगलोर में। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड पर्सनल ट्रेनिंग, सो दैट जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रदान की जा सके हाउ टू मेक द लिथियम आयन बैटरी। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो लिथियम आयन बैटरी का जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके, एज वेल एज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या मतलब होता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का? तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम क्या करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को बेच सकते हैं दूसरे देश को एंड बाद में हमको वहां से प्रॉफिट हो सकता है। भारत का जो नाम है वर्ल्ड ओवर में इन द फील्ड ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी ऊंचा होगा। ठीक है, तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को बेचते हैं जो भी हमने डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल इसरो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है अपने स्पेस के फील्ड पे, और अगर वो टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को बेचता है तो वो आपका कहलाएगा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट पर्पस के लिए। एंड अगर हम बात करें लिथियम के बेसिक की, तो आपको ही पता है लिथियम आपका रेयर एलिमेंट है। यस, ये जरूर याद रखना है, लिथियम रेयर एलिमेंट है। भारत में तो इसका जो रिजर्व है बहुत ही कम है, यूजुअली इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। एंड इंडिया लगभग अपना लिथियम नीड्स जो भी भारत को जरूरत है वो इंपोर्ट करता है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स 2021 में आया था पोटास को लेकर कि इंडिया मेनली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट फॉर
पोटाश। तो ये स्टेटमेंट आपका सही था, आपको ही पता है एनपीके में जो हमारा पोटाश है उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्टेटमेंट याद रखना है कि लिथियम के लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ऑल ऑफ आवर लिथियम नीड्स आर फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट्स। एंड कहाँ से भारत इन लिथियम आयन को इंपोर्ट करता है? तो चाइना, हांगकांग, वियतनाम, ये सब लीडिंग सोर्सेस है इंपोर्ट के। एंड लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी आपका रिचार्जेबल बैटरी है। आप जो मोबाइल में यूज करते हो, डिवाइसेस में यूज करते हो, ये सब लिथियम आयन बैटरी ही तो है। एंड ये चार्ज होती हैं, डिस्चार्ज होती हैं लिथियम आयंस के माध्यम से, जो आपका मूव करते रहता है निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना। ऐसे बनते हैं। आपने केमिस्ट्री में एक रिएक्शन भी देखा होगा कि एक तरफ आपका नेगेटिव होता है, एक तरफ आपका पॉजिटिव होता है, जिसको कैथोड और एनोड कहते हैं, और बीच में सॉल्यूशन होता है या फिर कोई आपका पाउडर होता है, और उस हिसाब से आपका जो आयन से मूव करते हैं, और ऐसे में आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन तो आपको अच्छी तरह से पता है। इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो आजकल काफी ज्यादा डिमांड में आ रही हैं, तो इन सब के लिए लिथियम आयन बैटरी काफी ज्यादा उपयोगी है। एज वेल एज प्रोडक्शन इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इन सब फील्ड में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग काफी ज्यादा है। एंड आने वाले समय में रोबोटिक्स सिस्टम आने वाली है, तो इसको अगर ऑपरेट करना है तो अभी जो बेस्ट बैटरी उपलब्ध है वो है आपका लिथियम आयन बैटरी। तो अगर हम बात करें क्या एडवांटेज है लिथियम आयन बैटरीज का ओवर अदर बैटरी, तो आप देख सकते हो जो लिथियम आयन बैटरी है वो दूसरे अन्य बैटरी के कंपैरिजन में हायर एनर्जी डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। एंड हाई वोल्टेज ऑफर करते हैं, दैट्स व्हाई ये ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो सकते हैं। एंड लॉन्ग लाइफ साइकिल यानी कि आप भी देख सकते हो मोबाइल में जो आप बैटरी यूज करते हो तो लगभग अच्छा समय तक चलता है, ठीक है। एंड लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट यानी कि एक बार आप फुली चार्ज करके रख दो मोबाइल को तो काफी समय बाद आपका ये डिस्चार्ज होगा, बिकॉज इसका इनबिल्ट फीचर है कि डिस्चार्ज स्लोली करता है। नेक्स्ट इज योर लो मेंटेनेंस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज दे डज नॉट कंटेन द टॉक्सिक कैडमियम। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अनुसार भी ये ठीक बैठता है। एंड लो मेंटेनेंस, खर्च भी कम आते हैं, पहली बात तो ये। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होते हैं? ओवरहीट। आप बेस्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो ओवर हीटिंग की इशू, अगर ज़्यादा यूज कर रहे हो मोबाइल को तो ओवर हीटिंग हो जाती है, या फिर ज़्यादा चार्जिंग टाइम है तो ओवर हीटिंग हो जाती है। एंड अगर हाई वोल्टेज आ गया तो इवन द बैटरी कैन डैमेज एंड कॉस्टलियर पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर बैटरीज। अब टेक्नोलॉजी ही इतनी अच्छी है तो फिर आपका कॉस्ट तो पड़ेगा ही। एंड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक बार बैटरी खराब हो जाने के बाद आपको पता है बैटरी रिप्लेसमेंट में कॉस्ट अच्छी खासी पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिथियम का एक्सट्रैक्शन होता कैसे है, तो लिथियम का बेसिक समझ लो। लिथियम पहली बार डिस्कवर किया गया था कौन से मिनरल में? मिनरल पेटालाइट, है ना। ये जो आपका पेटालाइट मिनरल है यहाँ पर लिथियम डिस्कवर किया गया था। एंड अन्य कॉमन मिनरल्स जिसमें आपका लिथियम मिल जाते हैं वो है आपका लेपिडोलाइट एंड स्पोडोमीन। ये अच्छे से याद रखना है, लेपिडोलाइट एंड स्पोडोमीन ये अन्य मिनरल्स हैं जहां से लिथियम को एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है। और जो लिथियम एक्सट्रैक्शन है वो आपका दो सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकते हैं। एक तो प्राइमरी सोर्सेस यानी कि ओर्स या मिनरल से डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, चाहे वो आपका स्पोडियमीन है, पेटालाइट है, लेपिडोलाइट है। किस माध्यम से? तो एसिड, एल्कलाइन, क्लोरीनेशन प्रोसेस, ये सब तरीके होते हैं। आपको बस इतना ही जानना है, आपको डिटेल में जानना नहीं है हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, ठीक है। एंड फ्रॉम ब्राइन्स बाय एडजॉर्प्शन, प्रिसिपिटेशन एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ब्राइन्स आपको ही पता होगा कि जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन द वाटर, तो उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, साल्टी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन तरीके से आपका ये
एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, और प्राइमरी सोर्सेस से जब हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं तो आपका प्राइमरी सोर्सेस कहला गया। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या होता है, जो ऑलरेडी आपके लिथियम आयन बैटरीज है उनसे हम लिथियम अगर रिकवर कर पाते हैं वाया इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी। नाम से पता चल रहा है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी वन। तो लिथियम आयन बैटरी जो पहले से ही मैन्युफैक्चर किए गए थे उसमें लिथियम के कंटेंट को जब एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा तो सेकेंडरी रिसोर्सेस कहलाएंगे। तो हमने फर्स्ट आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया, सिग्निफिकेंस और इसके वीकनेस आपको पता होने चाहिए। एंड लिथियम आयन याद रखना है, भारत में इसका जो रिजर्व है बहुत ही कम है ही नहीं, मेजरली इंपोर्ट पर डिपेंड करता है भारत। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज योर 3 years ऑन फ्यू टेकर्स फॉर इन फ्लाइट वाईफाई। अब अपने मोबाइल डिवाइसेस में एक चीज तो आपने जरूर देखी होगी, एयरप्लेन मोड। एयरप्लेन मोड क्या होता है, एक बार आप एयरप्लेन में चढ़ जाते हो तो जो अनाउंसमेंट होता है कि सारे कस्टमर से अनुरोध है कि वो अपना डिवाइस बंद कर ले, एयरप्लेन मोड में डाल ले। तो ये सिस्टम बहुत पहले से चल रही थी, अब कुछ इंप्रूवमेंट आया है। जैसे जैसे इंटरनेट का डिमांड एंड इंटरनेट से जो रिश्ता है बढ़ता जा रहा है, अब इंटरनेट पार्ट एंड पार्सल लाइफ का बन गया है, 1 मिनट भी इंटरनेट से दूर नहीं रहा जाता। ये महसूस आपने भी किया होगा, बिकॉज इंटरनेट हैज बिकम ए वर्चुअल वर्ल्ड जहां पर व्यक्ति इधर उधर घूमते रहता है इंटरनेट के माध्यम से। कभी यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिया, और कहीं ना कहीं आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये टाइम बर्बादी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के समय में इंटरनेट होता तो आप समझ सकते हो कि जो काफी ज्यादा एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो जाती, तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, कहने का मतलब ये है। इसलिए थोड़ा सा आपको भी सचेत रहना है जब आप इंटरनेट यूज करते हो, आपको थोड़ा सा अलग रहना है। जब आप पढ़ाई करते हो तो कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए स्टडी में, एंड जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो पूरा डेडिकेशन इंटरनेट यूज में ही होना चाहिए। एंड इसी को कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट, एंड जो काम आप कर रहे हो उसमें आप 100% दो। पढ़ाई के समय पढ़ाई, मजा के समय मजा, ये तो बात आप जानते ही होगे अच्छे से, ठीक है। सो ज्ञान की बातें बंद, एंड अब बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो 2 डिफरेंट तरीके हैं जो वाईफाई वर्क करता है एरोप्लेन में। एक तो है आपका ग्राउंड से सिग्नल भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है, तो ग्राउंड स्टेशन आपका मौजूद रहता है जो ये सब काम करता है। दूसरा सैटेलाइट जो हवा में मौजूद है और वो आपका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करती है, और ये एरोप्लेन आपका प्यारा सा मूव कर रहा है ना। तो आप देख सकते हो सैटेलाइट में क्या हो गया, इसी को कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसी को कहते हैं एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी। तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी में क्या है, डाटा भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द एयरप्लेन टू प्रोवाइड ग्लोबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी। एंड एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी में क्या होता है, डाटा भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं एरोप्लेन से ग्राउंड तक एंड ग्राउंड से एरोप्लेन तक, एंड ये सिर्फ और सिर्फ लैंड पर वर्क करती है। एंड ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज, स्ट्रीमिंग यानी कि जिसमें आपका वीडियो हो गया, ये सब जो सर्विसेज है जो स्ट्रीम करती है, जैसे लाइव स्ट्रीम करने की बात हो, है ना, तो कहीं ना कहीं इसको हैंडल नहीं करेंगे, बिकॉज स्पीड काफी ज्यादा कम होता है, फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होंगी। अब फॉर एग्जांपल एक एरिया है, पहली बात तो ये कि ग्राउंड बेस्ड जो आपका कनेक्टिविटी होता है वो आपका हर जगह इक्वली यूं कह सकते हो स्प्रेडेड नहीं होता है। कहीं पे आपका जो ग्राउंड स्टेशन वो वेल स्ट्रेंथन होता है, कहीं पर वीक होता है, इसके कारण सिग्नल प्लस माइनस हो जाती है। और इसके कारण क्या होगा कि एक एरोप्लेन अगर गांव वाले इलाके से ट्रेवल कर रहा है तो हो सकता है वहां पर एक्सेसिबिलिटी ना हो, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन अगर सैटेलाइट हो तो ये आपका वाइडर कनेक्टिविटी, वाइडर एरिया को कवर करता है एंड अल्टीमेटली स्पीड भी अच्छा प्राप्त होता है। तो ये हम देखेंगे वैसे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि इश्यू ये चल रही थी कि अब फ्लाइट में ही वाईफाई देने की बात चल रही थी, क्यों ना फ्लाइट में वाईफाई दिया जाए। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही था कि जो डिमांड करते हैं इंटरनेट के फ्लाइट में, उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए, एंड साथ ही साथ वहां से पैसे जो निकल कर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, तो एक रेवेन्यू का जरिया भी बन सकता है। लेकिन बात ये आई कि जो टेलीकॉम कमीशन है, इन्होंने
परमिशन दी थी बेसिकली कि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को अलाउ किया जाए, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन इन द फ्लाइट हो सके, एयरक्राफ्ट में हो सके। इसके लिए जो ग्रीन सिग्नल है इन्होंने 2018 में ही दिया था, लेकिन उसके लिए जो आपका रिक्वेस्ट आया बहुत ही कम कि भाई साहब हाँ हम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही कम लोग हैं या फिर कंपनी है जिन्होंने प्रपोजल लेकर आया कि हाँ हम ये सुविधा प्राप्त करेंगे। तो दैट्स वाई ये फिर से न्यूज में आया है। तो क्यों आपका ये डिसीजन, या फिर यूँ कह सकते हो कि बहुत ही कम व्यक्ति या कंपनी इसके लिए आगे आए हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर है मेन रीजंस फॉर फेल्यूर ऑफ अपटेक। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक की बात करें, बेसिक से पहले हम सिलेबस में जाने का बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 देख सकते हो, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्पेस। ये आपका डायरेक्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जो आपका इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बात कहा, 2 काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। पहला तो एयर टू ग्राउंड वाईफाई एंड दूसरा आपका सैटेलाइट वाईफाई। एयर टू ग्राउंड वाईफाई में क्या हो रहा है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है ना। ग्राउंड में आपका वो स्टेशन लोकेटेड रहता है ना, एंड वो फिर एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एरोप्लेन टू द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड टू द एरोप्लेन। एंड उसके बाद आपका सैटेलाइट वाईफाई में क्या होता है, फ्रॉम सैटेलाइट टू द प्लेन एंड फ्रॉम प्लेन टू द सैटेलाइट। ये बातें होती है। और सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपका इन फ्लाइट वाईफाई इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। देख सकते हो बाय 2035 जो आपका इन फ्लाइट वाईफाई इंडस्ट्री है वो लगभग आपका $30 बिलियन का हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस को समझते हुए जो इंडियन अथॉरिटी है उन्होंने परमिशन देने का बात कहा था कि क्यों ना हम भी इस बेनिफिट को यूटिलाइज कर सके, बिकॉज आने वाले समय में देख सकते हो वैल्यूएशन है इस मार्केट की $30 बिलियन बाय 2035। और $30 बिलियन मतलब समझते हो, ये किसी एक देश के साथ जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं उससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप बताओ कि चाइना और इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड कितने वैल्यूएशन की है अगर देखा जाए तो। एंड जो अप्रूवल दिया जाएगा उसके लिए 2 कंडीशन अनिवार्य होंगे। पहला कंडीशन तो ये कि जो मेन कैप्टन होगा जो फ्लाइट में मौजूद होगा उसको फुल अथॉरिटी दी जाएगी कि वो एज पर द सेफ्टी रीजंस स्विच ऑन या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं इस वाईफाई सर्विस को, है ना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो सर्टिफाई करेंगे जो प्लान्स हैं जो ऑफर दी जाएगी इस सर्विस के तहत, तो उस प्लान्स को अप्रूव किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब बात करते हैं कि मुख्य कारण क्या है फॉर द फेल्यूर ऑफ दिस अपटेक, क्यों बहुत ही कम व्यक्ति या कंपनी इस स्कीम के लिए आगे आए हैं या फिर इन फ्लाइट वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने से पीछे हट रहे हैं। तो पहली बात तो कि एक्सट्रीमली कॉस्टली होगा। फॉर एग्जांपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए जाएंगे, चाहे वो आपका एंटीना एरोप्लेन में फिट करो या फिर ग्राउंड में फिट करो या फिर सैटेलाइट से अगर कनेक्टिविटी करनी है तो फिर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे सैटेलाइट ऑनर को, है ना। तो इसके कारण आपका एक्सट्रीमली कॉस्टली होगा। ये है आपका पहला डिमेरिट। दूसरा है आपका कि ऑलरेडी आप देख सकते हो फ्लाइट के कॉस्ट काफी ज्यादा होते हैं और इसमें अगर फिर से एडिशन किया जाएगा इंटरनेट का तो इंटरनेट कॉस्ट भी ऐड होंगे। सो ऑलरेडी हाई कॉस्ट हो जाएंगे, कस्टमर्स को हाई कॉस्ट झेलना पड़ेगा। एंड फिर ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स जो हैं वो पसंद ना करें फ्लाइट ट्रेवलिंग। हालांकि जो नेसेसरी पर्सन्स होंगे वो तो ट्रेवल करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको ही पता है ना कि जब महंगाई बढ़ती है तो अल्टीमेटली उसका कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इस सेंस में आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स इन एन एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव मार्केट। वही ना, बहुत ही ज्यादा प्राइस ऑलरेडी है एंड वैसे में अगर कुछ एडिशन कर दिया जाए प्राइस का तो फिर जो आपका फ्लाइट ट्रेवलिंग है उसमें कुछ इश्यू आ सकती है। एंड लो पैसेंजर डिमांड ड्यू टू कोविड-19 के कारण आपका पहले ही फ्लाइट ऑपरेशन बहुत ही कम हो रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि
अभी फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी भी गड़बड़ चल रही है फ्लाइट वाले सर्विस प्रोवाइडर की, सो निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसलिए लो पैसेंजर डिमांड ड्यू टू कोविड-19 ये तो वन ऑफ द फैक्टर है। एंड जब हम बात करते हैं वाईफाई की, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इस पर क्वेश्चन भी आ गया है, वाईफाई नहीं लाइफाई पर क्वेश्चन आया है, लाइट फिडेलिटी। इसके तहत बेसिकली लाइट रेज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंटरनेट, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लाईफाई के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन वाईफाई की अगर हम बात करते हैं तो ये रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। याद रखना, वाईफाई आपका रेडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, लाईफाई आपका लाइट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, ठीक है। एंड ये आपका सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पर बनता है या फिर वर्क करता है, जहां पर आपका हाई स्पीड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाती है बिटवीन वाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, एक्सेस पॉइंट्स, हार्डवेयर। आपने सुना ही है, आपके घर में भी हो सकता है वाईफाई हो तो आप उससे लिंक कर सकते हो। एंड जो टिपिकल रेंज है किसी स्टैंडर्ड वाईफाई नेटवर्क का, वो अप टू 100 मीटर तक जा सकता है इन द ओपन एयर। तो अगर ओपन एयर है और ओपन एयर में आपने वाईफाई ऑन कर दिया तो 100 मीटर के रेंज में वो वाईफाई को पकड़ सकता है, ठीक है। सो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 3, चीता टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। आपको ही पता है चीता एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीसीज होता था भारत में, एंड एक समय लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया में रोम करता था। लेकिन 1952 में चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गया। उसके बाद से रीलोकेशन का काम वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा किया गया, एंड अब जाके कुछ सफलता इस रीलोकेशन में देखने को मिल रही है। आप भी लगातार 1-2 सालों से रीलोकेशन ऑफ चीता के बारे में सुन रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाने, हमें सिलेबस को देख लेना चाहिए। तो देख सकते हो सिलेबस में आपका है कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। तो ये आपका बेसिकली आर्टिकल नंबर 3 इसमें कवर होगा, ठीक है। तो आप देख लो, जो कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां पर अब आपको 13 चीता आने वाले अगले साल में मिलने वाले हैं, और ये लेपर्ड्स के साथ को एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। यानी कि इस कुनो पालपुर नेशनल पार्क में ऑलरेडी लेपर्ड्स मौजूद हैं। अब जो है चीता का भी आगमन होगा, 13 चीता का आगमन होगा। और ये जो मूव है, इस मूव को डिस्क्राइब किया जा रहा है विश्व का लार्जेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन। इस टर्म को याद रखना है। जब माइग्रेशन, जब रिलोकेशन या ट्रांसलोकेशन किया जाता है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अदर कॉन्टिनेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है? अफ्रीका से मंगाया जा रहा है इंडिया में, तो अफ्रीका इज योर अफ्रीकन कंटिनेंट, इंडिया इज योर एशियन कंटिनेंट। तो व्हाट इज नॉन एज इंटर कॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन, है ना। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन है। एंड इससे पहले अगर हम क्रोनोलॉजी को ट्रैक करें तो जो आपका एक्सपोर्ट कमिटी सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था कि जो कुनो नेशनल पार्क है वो बेस्ट होगा, बेस्ट लोकेशन होगा चीता को रिलोकेट करने के लिए। एंड ये जो पार्क है कुनो नेशनल पार्क, इट इज ए पार्ट ऑफ कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड ये जो आपका कुनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका शिवपुरी फॉरेस्टेड लैंडस्केप में आता है। एंड सुटेबल लोकेशन है क्योंकि क्लाइमेट यहाँ की फेवरेबल है फॉर द चीता, एंड प्रे अबंडेंस भी है। अब चीता को आपको ठीक ठाक रखनी है, इनके हेल्थ को ठीक रखना है, तो एक तो प्रे अबंडेंस होना चाहिए। तो प्रे अबंडेंस जहां पर मौजूद होगा वहां पर रिलोकेट करना अच्छा होगा। दूसरी तरफ फेवरेबल हैबिटेट हो कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास किया जाए कि ये अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही रहे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो अफ्रीका में मिल रही थी, उस प्रकार का एनवायरनमेंट अगर भारत में मिलता है तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर सर्वाइवल। एंड बात करते हैं
जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रीलोकेशन करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका। पहली बात तो ये जानकारी हमें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई एनिमल एक लोकेशन से नया लोकेशन पर आता है तो कैसे वो अपने आप को मॉडिफाई करता है, कैसे अपने आप को सेटल करता है ना, कैसे अपने आप को सर्वाइव करने की स्ट्रेटजी निकालता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से डेफिनेटली। एंड चीता का कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? बिकॉज चीता आपको पता है फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसका कंजर्वेशन अगर किया जाता है तो वो अन्य स्पीसीज को कंजर्व करने में मदद करती है ना। तो फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसके तहत अगर इनका कंजर्वेशन किया जाता है तो वो अन्य स्पीसीज के कंजर्वेशन में मदद करती है, उनके प्रोटेक्शन में मदद करती है। तो बायोडायवर्सिटी हेल्दियर बना रहता है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा चीता के कंजर्वेशन का? तो एक तो ये कि इट विल रिवाइव द ग्रासलैंड एंड इट्स बायोम्स एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट, ग्रासलैंड्स, बायोम्स ये आपका रिवाइव होंगे फिर से। ठीक है, एंड भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि जो ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स यानी कि घास फूस आप देखते होंगे जमीन पर उगी रहती हैं, उसको यूजुअली नेग्लेक्ट किया जाता है। यानी कि ये जो ग्रासलैंड हैबिटेट है वो भारत में नेग्लेक्टेड हैबिटेट है अगर कहा जाए। डिस्पाइट की लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एरियाज वाले एनिमल है, शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं, शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पुट इन किए जाते हैं वो इन ग्रासलैंड पर डिपेंडेंट है। लेकिन ग्रासलैंड का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर ग्रासलैंड का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वो स्पीसीज जिसको हमने शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एरियाज में डाला है उसका भी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो सकेगा, जो बायोडायवर्सिटी के लिए ठीक बात नहीं है। एंड नेक्स्ट इज योर इट विल बूस्ट टूरिज्म, इट विल बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, ये तो बात है ही है। एंड चैलेंजेस की बात करें तो पहली बात तो ये कि जो चीता है वो स्मॉलेस्ट होता है बिग कैट फैमिली में। बिग कैट फैमिली में आई थिंक 3 स्पीसीज की कितने स्पीसीज आते हैं एंड चीता उसमें स्मॉलेस्ट है। तो एक इश्यू ये आती है इसके साथ कि जो बिगर स्पीसीज होते हैं वो इनके प्रे को खा जाते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होगा कि ये भूखे मरने के चांसेस इनके ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज इनका जो प्रे है वो दूसरा बिगर स्पीसीज खा जाता है। तो अब डिफिशियंसी हो गई इनके फूड में, तो ऐसे में स्टार्विंग टू डेथ कभी कभी देखने को मिलता है ऐसे इंसिडेंट। एंड नेक्स्ट इज योर वायरल डिजीज। आजकल पूरा विश्व में तांडव मचा रहे हैं, आपको ही पता है। एंड वायरल डिजीज अगर इनमें भी ट्रांसमिट हो जाती है तो इन इम्पोर्टेड एलिमेंट्स को किल किया जा सकता है। किल किया जाने का मतलब ये है कि अब ये नए हैबिटेट में आएंगे, नए हैबिटेट में जो वायरस होगा वो हो सकता है नया हो। अब ये वायरस जब इसे अटैक करेगा तो फिर नया नया, कहने का मतलब ये है कि नया नया इसकी बॉडी जो है वो फेस करेगी। तो ऐसे में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वायरल डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज न्यू एनवायरनमेंट, न्यू डिजीजेज, न्यू वायरसेस देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें चीता के बेसिक की, तो आईयूसीएन में आप देख सकते हो जो अफ्रीकन चीता है वो आपका वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक चीता है वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो एशियाटिक चीता क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? बिकॉज ये काफी कम पॉपुलेशन में मिलते हैं। आप देख सकते हो 50 से 70 क्वांटिटी ही बची है एशियाटिक चीता की, और सिर्फ ये ईरान में, अच्छे से याद रखना प्रोग्राम प्रीलिम्स में, सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलती है। और अफ्रीकन चीता आपका विल्ड इन अफ्रीका यानी कि जंगली इलाके में जो अफ्रीका है वहां पर मिल जाते हैं। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और ये याद रखना है, कंपैरिजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, एशियाटिक चीता मच स्ट्रॉन्गर है, फास्टर है अफ्रीकन चीता से। ठीक है, तो क्या दो बातें याद रखनी है, एशियाटिक चीता मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन अफ्रीकन चीता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशियाटिक चीता की संख्या बहुत ही कम है, 50 से 70 सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलता है, जबकि अफ्रीकन चीता आपका अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन विथ हाउसहोल्ड एक्सपोजर टू पल्मोनरी टीबी। तो ये आपका इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ से आया है, और टीबी का जो बर्डन है भारत में काफी ज्यादा है, और
टीबी मुक्त अभियान भारत चला रही है, जिसके तहत भारत जो है वो टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट सेट कर रखा है। और आप हमें बताइए वो टारगेट का ईयर क्या है ना। और आपको पता है एसडीजी गोल के ही तहत टीबी को जड़ से खत्म करने का टारगेट है बाय 2030, लेकिन इंडिया 2030 से पहले भारत से टीबी खत्म करने का टारगेट रखा है। वो टारगेट क्या है आप हमें बता सकते हो। लेकिन इश्यू ये आ रही है कि अभी भी हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो पल्मोनरी टीबी से फेस कर रहा है इंडिया में। और ये रिपोर्ट या ये जानकारी लैंसेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने दिया है that India has the highest population with household exposure to pulmonary TB। पल्मोनरी टीबी यानी कि वो टीबी जो लंग्स से एसोसिएटेड, मेजरली टीबी जो है लंग को प्रभावित करती है, लेकिन कभी कभी ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो जाती हैं जो दूसरे दूसरे एरियाज ऑफ द ह्यूमन बॉडी वहाँ पर प्रभावित करती है। एंड अगर हम बात करें हाईलाइट ऑफ द स्टडी तो देख सकते हो, हाईलाइट से पहले आई एम सॉरी सिलेबस तो देखना ही है। तो ये जो सिलेबस है कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आप देख लो आर्टिकल नंबर 4 इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल टीबी केसेस, यानी पूरे विश्व में जो आपके टीबी के केसेस है उसमें से भारत का जो शेयर है वो 30% है, काफी ज्यादा है। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, इंडोनेशिया का, नाइजीरिया का, फिलीपींस का। एंड नेक्स्ट फाइंडिंग क्या है, एटलीस्ट 1% हैज पल्मोनरी टीबी इन 38 मिलियन हाउस होल्ड। तो 38 मिलियन हाउस होल्ड में लगभग ऑन एवरेज एक व्यक्ति को पल्मोनरी टीबी तो है ही है। और ये आपका अक्रॉस 20 हाई बर्डन कंट्रीज के बारे में बोला गया है। एंड बच्चे काफी ज्यादा वल्नरेबल है टीबी के इन द हाउस होल्ड, बिकॉज वो व्यक्ति जो पल्मोनरी टीबी फेस कर रहा है उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ ज़्यादा हो सकता है। जनरली बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो ज़्यादा रहता ही है। और ये टीबी जो है आपका स्प्रेड होता है कफ, स्नीज या फिर स्पिट के कारण। तो दैट्स वाई चांसेस ऑफ चिल्ड्रेन टू बी मोर वल्नरेबल टू बी अफेक्टेड बाय टीबी वो ज़्यादा है। एंड ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो बैक्टीरिया के कारण ये काउज होता है, याद रखना है, नॉट बाय द वायरस बट बाय द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये मोस्टली आपका लंग्स को अफेक्ट करता है और ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करते हैं। कैसे, तो कफ यानी कि छींकने से, स्नीजिंग करने से, खांसने से, स्पिट करने से यानी कि थूकने से। एंड ये टिपिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। और अगर जो टीबी है वो लंग्स को अफेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी टीबी, लेकिन ये अन्य ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, कर सकता है अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाए तो वैसे में इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एंड जो ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट का पूरे विश्व भर में। एंड ये पब्लिक हेल्थ थ्रेट है, पब्लिक हेल्थ थ्रेट तो है ही बिकॉज इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली डिजीज को कम करने के लिए। तो आप समझ सकते हो अगर ये सब जो बीमारियां खत्म होती तो इतने सारे जो खर्चे हो रहे हैं वो अच्छे क्षेत्र में जा सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन भारत चूंकि एक हाई बर्डन डिजीज वाला कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं इंडिया को वेरियस डिजीज से, तो बहुत सारे जो पर्सन के खर्चे हैं वो डिजीज में ही चले जाते हैं, डिजीज के मेंटेनेंस में ही चले जाते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भारत में काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग अपने जेब से पैसे देते हैं डिस्पाइट की बहुत सारे स्कीम्स ऑपरेट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एंड नेक्स्ट इज योर इंडियाज एफर्ट्स फॉर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। तो भारत क्या क्या अपने तरफ से प्रयास कर रहा है टीबी कंट्रोल के लिए, तो वी हैव द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। और इसके तहत टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट 2025, मैंने आपको बताया था वो टारगेट आप बताओ, तो 2025 में आपका ये एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया। अच्छे से याद रखना है 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट जो WHO ने सेट किया है 2030 में। तो ग्लोबल लेवल पर तो 2030 में, लेकिन हम ग्लोबल लेवल के समय आने का इंतजार तो करेंगे नहीं, इसलिए हमने बोला कि 5 साल पहले ही हम खत्म करने का टारगेट रखें। एंड वी हैव द निक्षय पोर्टल, निक्षय पोर्टल अच्छे से याद रखना है, ये सर्वेलेंस टूल है, ठीक है।
और ये बेसिकली जो टीबी पेशेंट्स हैं उनके जानकारी यहाँ पर, या उनको जो जानकारी लेनी है स्कीम्स वेरियस फैक्ट्स की, वो यहाँ से ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पोषण योजना। नेक्स्ट है पोषण योजना के तहत क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है टीबी पेशेंट्स को, सो दैट वो अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके, बिकॉज न्यूट्रिशन प्रॉपर इनटेक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको टीबी मुक्त करने में मदद करेगा। एंड टीबी के वेरियस टाइप्स है, एक तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, दूसरा एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, एंड तीसरा टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ये बेसिकली ये जो टाइप है वो डिपेंड करता है इस बेसिस पर कि जो ड्रग दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिव हैं दो ड्रग्स के लिए, एटलीस्ट दो ड्रग्स के लिए, जिसको हम फर्स्ट लाइनर ड्रग कहते हैं, उससे अगर टीबी ठीक होता है या फिर वो ड्रग काम करता है तो उसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग टीबी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में क्या होता है, वो जो टीबी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एटलीस्ट फर्स्ट लाइनर ड्रग यानी कि आइसोनियाजिड एंड रिम्फामासिन। ये जो दो ड्रग है ना, इसको अगर दिए जाएंगे और अगर ये ड्रग काम नहीं कर रहा है तो फिर आप कह सकते हो कि वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी वाला केस है। दूसरा है एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी वाला केस। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो आइसोनियाजिड एंड रिम्फामाइसिन जो दिए जा रहे थे इसके लिए तो रेसिस्टेंट है ये, लेकिन अन्य कॉम्बिनेशन जैसे फ्लूरोक्विनोलोनिन एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइनर ड्रग्स, इनके लिए भी अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। एंड जब हम बात करते हैं टोटली ड्रग रेसिस्टेंट, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है कि ये जो है रेसिस्टेंट होते हैं सारे फर्स्ट लाइनर एंड सेकेंड लाइनर एंटी टीबी ड्रग्स के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, क्योंकि इस पर कोई भी दवाई का असर नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 जो अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट की और उसका डाटा भी आया, इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके हेल्थ के लिए है वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, एंड इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें अच्छाई देखने को मिल रही है। सो क्या की स्टैटिक्स है, लेकिन बेसिक आपको भी पता होगा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो आपका 3 फेज में कंडक्ट किया जाता है। एंड ये इससे पहले आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कंडक्ट किया गया एंड फिर आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्ट किया गया। तो इससे पहले हम सिलेबस में मूव करते हैं। आर्टिकल नंबर 5 यहीं से लिंक्ड है आपका, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अब वो 2.0 पर आके पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब बात करते हैं फर्टिलिटी रेट 2.0 का आना, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 पेरेंट्स है, उसके 2 बच्चे होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रो करेंगी नहीं। अगर 2 बच्चे हैं और वही 2 बच्चे 2 पेरेंट्स को रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब पॉपुलेशन में तो इजाफा नहीं होगा। लेकिन अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर होता, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पेरेंट्स हैं उसके जगह पर 2.1 बच्चे आएंगे, है ना, इसका मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ में रहेगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी उसमें होती। लेकिन अगर 2.0 है तो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेगनेंट होने के चांसेस हो जाते। एंड जब हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की, तो इसका मतलब क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन, एक महिला कितने बच्चे बेसिकली जन्म देती हैं उसको हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन। एंड क्यों ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट आया है, तो उसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहली बात तो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव्स का जो इस्तेमाल है फैमिली प्लानिंग के लिए वो बढ़ा है। ठीक है, देख सकते हो आप 56.5% हो गया है फ्रॉम अर्लियर 47.8%। ऑल्सो जो फैमिली प्लानिंग है, चाहे वो अन्य कोई मेथड हो, वो भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 53.5% टू 66.7% एज कंपेयर टू द डाटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर जो पिछले
बार कंडक्ट करी गई थी। एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ, ये सब फैक्ट आपको याद रखने। इंस्टीट्यूशनल बर्थ वो इंक्रीज हुआ है, 89% हो गया है फ्रॉम द अर्लियर 79%, तो 10% का इजाफा हुआ इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी कि इंस्टीट्यूशन में जाके बच्चों की डिलीवरी हो, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके प्राइम केयर सेंटर्स हो गए वहां पर, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में क्या होता है, उनके कारण उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छा रहता है, और ये महिलाओं के लिए बच्चों के लिए दोनों लाभकारी होते हैं, ठीक है। एंड वोमेन एज्ड 20 to 24 ईयर्स, वो 18 साल के पहले पहले जो मैरी कर जाते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी कि पहले जो केसेस था महिलाओं का, जो 18 साल से पहले मैरिज कर लेते थे, ऑफ द एज बिटवीन 20 to 24, पहले आपका 26.8% था, एंड अब वो 23.3% हुआ। तो पॉजिटिव कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाएगा अगर जो मैरिज है उसकी एज में बढ़ोतरी होती है। बिकॉज जब 18 साल से कम मैरिज होता है वुमेन का, तो ये सिंपली है चाइल्ड मैरिज एक प्रकार से, और वो जो महिलाएं हैं उन्होंने बेसिकली उनका जो हेल्थ है फिलहाल ठीक नहीं रहता, लेकिन उतनी कम उम्र में अगर शादी हो जाती है उसके बाद बच्चे, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इवन मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। एंड ये जो आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट है 1994 में, इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस वे में डिफाइन किया, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब वॉलेंट्री एंड सेफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का प्लानिंग करना, कि व्हेन टू प्रोड्यूस चाइल्ड, व्हेन एंड हाउ टू मेंटेन प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब बारे में जब अच्छे से डिस्कशन होकर डिसीजन लिया जाता है तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन ऑन फैमिली साइज एंड मैरिज का टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये सब जब अच्छे से मिल बैठकर डिसीजन लेते हैं तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। एंड गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया गया है टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो पहली बात तो ये कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसमें क्या है कि वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड जो टारगेट फ्री अप्रोच है फैमिली प्लानिंग सर्विस डिलीवरी में, उसको ये प्रमोट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से, एक तो आपका पॉलिसी हो गया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को प्रमोट करता है, यानी कि अगर महिलाओं को जब बच्चे प्रोड्यूस करने हैं तो अपनी सहमति से करे, किसी के दबाव में नहीं, ये होता है आपका वॉलेंट्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है। एज वेल एज अदर फैमिली प्लानिंग इश्यूज एंड अदर हो गया आपका गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से, तो वेरियस स्कीम चलती हैं। फॉर एग्जांपल कैश ट्रांसफर स्कीम, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गया, इसके तहत अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो उनको फाइनेंशियल एड दिया जाता है। एज वेल एज अदर स्कीम जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये सब आपके कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। कैसे, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया था सो दैट सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस हो सके। सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिसेस से बेनिफिट क्या होगा, तो महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बनी रहेगी, ठीक है। एंड चैलेंजेस क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में फिलहाल, तो पहली बात तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन की कमी है ना। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी ज्यादा अहमियत रखता है, इसका इंफॉर्मेशन अवेयरनेस व्यक्ति को होना चाहिए। चाइल्ड मैरिजेज की इंसिडेंट्स, और इसके कारण क्या होता है कि वोमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ वोमेन, challenges of accessibility of modern contraceptives and illegal abortions, and जो आपका डिसीजन है अबाउट कंट्रासेप्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, ये इम्पीड किए जाते हैं बाय द डिस्टेंस टू द क्लिनिक्स एंड फैसिलिटीज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक कह सकते हो, कि अगर महिलाएं डिलीवरी करवाना भी चाहती है इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, लेकिन दूरियां ज़्यादा होने के कारण कनेक्टिविटी
प्रॉपर नहीं होने के कारण उनको घर में ही डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं रूरल एरियाज में अलोंग विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स। तो ये हमने पूरा कंप्लीट 5 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। एक प्लेसेस इन न्यूज वाला डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज प्लेसेस इन न्यूज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो, पहली बात तो अर्थक्वेक नॉर्दर्न पेरू में आया है। क्या है आपका पेरू? पेरू चिली ट्रेंच आपने पढ़ा ही होगा। पेरू का कैपिटल है लिमा, और अगर हम पेरू के बेसिक की बात करें तो ये वेस्टर्न साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और लिमा इसका कैपिटल है। किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो देख लो, इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया, चिली, इन 5 देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इसके वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका? स्पेनिश है। एंड ज्योग्राफिकल फीचर क्या है पेरू में? तो आपको ही पता है, एंडीज माउंटेन मौजूद है, लेक टिटिकाका भी मौजूद है, कोल्ड पेरू करंट जो होता है इसी को हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, जो कि कोल्ड करंट होता है, जिसके कारण आपका यहाँ का टेम्परेचर लो रहता है और यहाँ पर आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है ना। एंड इट इज फंडामेंटल टू द कंसेप्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो आपको ही पता है ना, ये इवेंट जो है आपका क्लाइमेटिक इवेंट है जिसके कारण आपका ड्राइनेस आ जाता है मॉनसून में इन इंडिया, ये आपने देखा भी होगा। एंड इसका जो नॉर्दर्न टिप है वो इक्वेटर को टच करता है। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं अमेजन, ये नियरली 50% ऑफ द पेरू इलाका को कवर करता है। दूसरा न्यूज है आपका इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बेसिकली आपका लोकेटेड है बिटवीन द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सदर्न कोस्ट, ये है आपका ग्रेट ब्रिटेन का आइलैंड। तो इसका जो सदर्न कोस्ट है ना, इसके एज वेल एज फ्रांस का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, इसके बीच में इंग्लिश चैनल लोकेटेड है, ठीक है। एंड आपका कनेक्ट करता है किसको? ये इंग्लिश चैनल किसको कनेक्ट करता है? आप देख सकते हो एक तरफ नॉर्थ सी और एक तरफ अटलांटिक, तो ये आपका नॉर्थ सी को अटलांटिक से कनेक्ट करता है, ये भी बात आपको पता होगा। और यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ डोवर भी देख रहे होगे, या डोवर स्ट्रेट है ना, ये जो आपका डोवर स्ट्रेट है, ठीक है। डोवर स्ट्रेट नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। तो डोवर स्ट्रेट नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को, और इंग्लिश चैनल आपका नॉर्थ सी और अटलांटिक को, ठीक है। और 560 किलोमीटर लंबा है ये। और क्लाइमेट की बात करें यहाँ की तो टेम्परेट मेरीटाइम क्लाइमेट है, वार्म समर होती है, कोल्ड विंटर होती है, विंटर कोल्ड होता है। एंड इंग्लिश चैनल के अगर हम रोल देखें, इंपॉर्टेंस देखें, तो 20% ऑफ द ग्लोबल मेरीटाइम जो ट्रेड होता है वो आपका इंग्लिश चैनल के माध्यम से होता है। एंड अटलांटिक को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है। तो ये हमने प्लेसेस से न्यूज भी डिस्कस कर लिया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।